तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले इस दुनिया में अलग अलग जगह पर अचानक से पोर्टल्स खुलना स्टार्ट हो गए और इन पोर्टल्स के अंदर मॉन्स्टर्स और अलग अलग टाइप के क्रीचर्स रहते हैं और जिन पर कि हमारी दुनिया के हथियारों का कोई असर नहीं होता और सिर्फ वही लोग इनसे फाइट कर सकते हैं जिनके पास की मैजिकल पावर्स हो या जिनकी मैजिकल पावर्स अवेकेंड हो और जिनको की हंटर्स कहा जाता है और इनको इनके पावर के हिसाब से रैंक्स मिलती है और सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर हंटर ई रैंक के होते हैं। पर एक बार अगर उनकी मैजिकल पावर अवेकन हो जाती है तो वो लोग उसे इससे ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। और जिसके बाद हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स चींटी जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर्स इन पर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही लो रैंक के हंटर्स होते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स ने उनमें से एक हंटर को मार ही दिया था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और जिसके बाद ये लोग इनसे बहुत ही आसानी से फाइट करने लगते हैं। और जिसके बाद हम एक प्यूंग नाम के आदमी को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके इंजर्ड हुए हंटर्स को हील करता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है और जिसे कि ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझने लगते हैं क्योंकि ये उनके मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है पर उन्हें वो दोनों मिलकर बहुत ही इजीली हरा देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के व्हाइट एंट्स भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में भी रेड एंट्स और व्हाइट एंट्स की आर्मी आ जाती है पर उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैयार थी। और जिसके बाद हम मिस्टर चुई नाम के एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने फायर मैजिक का यूज करके इन पर अटैक कर देता है पर हम देखते हैं कि उस अटैक से वो रेड एंट्स तो मर जाती हैं पर उन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता और जिसके बाद बाकी के हंटर्स भी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और जिसके अंदर से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वहाँ पर कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है और जहाँ पर हमें एक पार्क नाम के हंटर को दिखाया जाता है और जिसने वैसे तो ये काम करना छोड़ दिया है पर उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए वो आज के मिशन को ज्वाइन करने आया है क्योंकि मिशन को कंप्लीट करने पर हंटर्स को बहुत ही अच्छी खासी रकम दी जाती है। और जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री मारता है जिसका नाम की जिनवू होता है और जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही अच्छे से उसे ग्रीट करने लगते हैं और पार्क उसे देखकर पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है और तुम लोगों की खुशी को देखकर लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। जिस पर किम नाम का आदमी उसे बताने लगता है कि तुम जैसा सोच रहे हो असल में ये उसका अपोजिट है क्योंकि जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक ई रैंक के टेंशन में जाकर भी पूरी तरीके से जख्मी हो गया था। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि जिनवू बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो जाहिर है कि हमारा आज का मिशन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है और इसीलिए उसे देखकर यहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और वो भी ये बात जानता है कि ये सब कुछ सच है। और जिसके बाद हमें जूही नाम की एक हंटर को दिखाया जाता है जिसके साथ कि जिनवू पहले भी मिशन पर जा चुका है और जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की केयर करती है। जिसके बाद जिनवू उसे बताने लगता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वो अकेला बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और उनके टीम में कोई भी हीलर नहीं था क्योंकि उसके अलावा उसकी टीम में सारे हाई रैंक के हंटर्स मौजूद थे और उन्हें किसी हीलर की जरूरत नहीं थी। और ये बात जानकर जूही को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग नाम का एक आदमी कहने लगता है कि हमारे मिशन का वक्त आ गया है और सॉन्ग खुद को कैप्टन बताने लगता है क्योंकि वो इन सभी में सबसे ज्यादा हाई रैंक का हंटर्स होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे हंटर्स एक एक करके उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और जिसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जहाँ पर वो अपना हथियार निकालता है और जो कि एक छोटा सा नाइफ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गरीब होता है और इसलिए वो इससे महंगा हथियार अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद जिनवू अपने उस हथियार के साथ उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डंजन के अंदर से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिया जाए और जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें की मैजिक जेम्स कहा जाता है और हमारे मॉन्स्टर हंटर्स इन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। जिसके बाद हमें जिनवू को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और जिससे कि उसे एक क्रिस्टल मिलता है पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है पर जिनवू उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी हम देखते हैं कि उसका चाकू टूट जाता है और उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिनवू के पेट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है पर तभी हम देखते हैं कि पार्क वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और जिसके बाद जूही जिनवू के पास आकर उसे हील करने लगती है और यहाँ जिनवू देख रहा होता है कि बाकी के हंटर्स हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली मार रहे होते हैं।
और हाई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती क्रिस्टल्स मिलते हैं और जिनसे कि ये लोग पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा जाए। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि डंजन के अंदर खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं पर वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते और गवर्नमेंट इन जेम्स का यूज एक नई एनर्जी सोर्स के रूप में करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेज जैसे कि न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी ज्यादा चीप और सेफ है और गवर्नमेंट अभी इसी चीज पर रिसर्च कर रही है कि वो माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करे। इधर हम देखते हैं कि डंजन के अंदर सभी हंटर्स ने उन मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और अब उनका मिशन पूरा हो गया था पर उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स और माना क्रिस्टल्स नहीं मिले थे और जिससे कि इन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था और हमारे जिनवू के पास भी बस एक ई रैंक का क्रिस्टल था जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है। जिसके बाद जूही जिनवू से पूछने लगती है कि आखिर वो मॉन्स्टर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि ऐसे तो वो एक न एक दिन मारा जाएगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग मिलती है यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन मौजूद है और जो कि काफी ज्यादा अजीब था। जिसके बाद उनका लीडर कहने लगता है कि उन्हें ये बात हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए और वहाँ मौजूद बाकी के हंटर्स का कहना होता है कि उन्हें इस डंजन के अंदर जाना चाहिए ताकि उन्हें और भी ज्यादा जेम्स मिल सके और वैसे भी ये कोई ई रैंक का ही डंजन होगा तो इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद कैप्टन सभी लोगों से पूछने लगता है कि उन्हें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं और हम देखते हैं कि आधे लोग इसके लिए हाँ कहते हैं और जिससे कि वोट टाई हो जाता है और अब बस जिनवू का ही वोट बचा होता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जिनवू के फादर लापता हैं और उसकी फैमिली में बस वही इनकम का सोर्स है और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से जिनवू एक खतरनाक डिसीजन ले लेता है और वो सुरंग के अंदर जाने के लिए हाँ कह देता है। और जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि हंटर एसोसिएशन में एंटर होने के लिए इन्हें सबसे पहले एक टेस्ट देना होता है और जिसके अंदर की इन्हें अपने मैजिकल पावर के बारे में पता चलता है और जिसके बाद उनके पावर के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक्स दिए जाते हैं और फिर अलग अलग कंपनीज उन्हें हायर करती है और इन्हीं अलग अलग कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है और मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि वो हंटर्स के टैलेंट को देख कर ही उन्हें हायर करे चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। और जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि उनके गिल्ड में एक चाहीन नाम की हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो चोर मिलकर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं और तभी अचानक से एक लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और जो कि और कोई नहीं बल्कि चाहीन ही होती है और जो कि एक एस रैंक की हंटर होती है और वो हवा में जंप करके उन चोरों से वो पर्स ले लेती है और जिसके बाद उन चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है और क्योंकि चाहीन बहुत ही ज्यादा फेमस और अट्रैक्टिव थी उसके चारों तरफ लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं और ये देखकर चाहीन वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हमें वापस से उसी टनल का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर जिनवू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे भी उसके साथ आना पड़ा। पर हम देखते हैं कि जूही उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहने लगती है कि अभी कुछ ही देर पहले तुम मरते मरते बचे हो और तुम फिर से एक और डेंजर में जाने का रिस्क ले रहे हो। और जिसके बाद वो फिर से जूही से माफी मांगने लगता है जिस पर जूही उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें मुझे एक डिनर डेट पे ले जाना होगा। और ये सुनकर जिनवू बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग टनल के एंड पर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट होता है और जिसके बाद वो लोग उसे खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो न्यू हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल बाद भी हमें डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और कोई नहीं जानता कि डंजन के अंदर कब क्या हो जाए और एक हंटर बनना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और चाहे वो जितने भी मिशन कर लें उन्हें फिर भी चौकन्ना रहना पड़ता है। जिसके बाद हम वापस से जिनवू और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर वो उस बड़े से गेट को खोलकर एक रूम के अंदर आ जाते हैं और उस बड़े से रूम के अंदर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज थे जो कि काफी साल पुराने लग रहे थे और उस बड़े से रूम के सेंटर में एक बहुत बड़ी स्टैचू थी और जो कि किसी थ्रोन पर बैठा हुआ था। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को उस रूम के अंदर कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं मिलते पर हम देखते हैं कि उस रूम के सेंटर में एक मैजिक सर्कल बना हुआ था और पास खड़ी एक स्टैचू के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था और कैप्टन उसे पढ़कर कहने लगता है कि इस जगह का नाम कार्डिनल टेम्पल है और यहाँ आए हुए लोगों को सबसे पहले गॉड की पूजा करनी होती है और उनकी तारीफ में कुछ वर्ड्स कहना चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करते वो लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और तभी हम देखते हैं कि जूही जिनवू को डरते हुए बताती है कि उसने अभी अभी एक स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा और तभी हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये सब लोग यहीं पर फंस जाते हैं। और अब ये देखकर वहाँ खड़ा एक हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी हम देखते हैं कि पास खड़ा स्टैचू उस पर अटैक करके उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग हैरान थे कि आखिर ये
स्टैचूज हिल कैसे सकते हैं, और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब इस रूम में मौजूद सारे स्टैचूज हिल सकते हैं और ये सभी जिंदा हैं। अब यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि एक डी रैंक का हंटर चुटकियों में मारा गया और ये स्टैचूज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, और जिसका मतलब ये है कि ये लो रैंक का डंजन नहीं है। और जिसके बाद जिनवू फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखने लगता है और वो स्टैचू भी जिनवू की तरफ ही देखने लगती है। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जिनवू इससे पहले भी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले ई रैंक के मिशन में ही अपने टीममेट से अलग हो गया था और एक बार तो वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि वो हफ्तों तक हॉस्पिटल में था, और एक बार वो एक डंजन के अंदर भूल भुलैया में फंस गया था और वहाँ भूख और प्यास से ही उसकी मौत होने वाली थी। और जिससे हमें ये पता चलता है कि एक लो रैंक के डंजन में जाना भी जिनवू के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उन मॉन्स्टर्स को मारने से जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उन्हें बेचकर बाकी के हंटर्स और भी पावरफुल हथियार खरीद लेते हैं, जिससे कि वो लोग पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। पर जिनवू बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, उसके पास तो बस एक छोटा सा चाकू था और अब वो भी टूट चुका है। उसके जूतों की हालत भी खराब होती है और इतनी खतरनाक जॉब को करने के बाद भी जिनवू की इनकम ज्यादा नहीं हो पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्टैचूज की आइज रेड हो जाती है और ऐसा होते ही जिनवू सभी से नीचे झुकने को कहता है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्टैचूज की आंखों में से आग निकलने लगती है और जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है। पर जिनवू खुद को और जूही को बचा लेता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिनवू ये सोचने लगता है कि यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं, और जिसका मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर मारा जाने वाला है। और फिर इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है वरना वो स्टैचू फिर से उन पर अटैक कर देगा। जिसके बाद कैप्टन जिनवू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलने से पहले ही सबको सावधान कर दिया था। जिसके बाद हमें जूही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो उनके हाथों पर पट्टी बांधने लगता है। जिसके बाद कैप्टन बताता है कि वैसे तो वो जूही को अपनी हीलिंग पावर का यूज करने के लिए कहता, पर वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उसे फिलहाल कुछ भी कहना बेकार है और वो एक बी रैंक की हीलर होने के बावजूद छोटे रैंक्स वाले मिशन को करती है। जिसके बाद कैप्टन बताता है कि मैं खुद भी बी रैंक के मिशन तक जा चुका हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि फिलहाल हम जिस डंजन के अंदर है ये कोई एस रैंक जितनी पावरफुल है। जिसके बाद कैप्टन को उन स्टोन पर लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा उसकी प्रशंसा करो और तीसरा गॉड पर यकीन करो, और साथ ही ये वार्निंग भी कि जो भी लोग ऐसा नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और जिसके बाद जिनवू ये समझ जाता है कि जो बीच में बड़ा सा स्टैचू है वही इनका गॉड होगा। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन्ग यी है और उसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया था और ये लड़की जिनवू की सिस्टर जिन्हा की दोस्त है। जिसके बाद सॉन्ग यी जिन्हा से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना? जिस पर वो कहती है कि हाँ, पर वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है और हमेशा इंजर्ड होकर ही घर वापस आता है। जिस पर सॉन्ग यी कहने लगती है कि अगर वो उसकी जगह पर होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जिसके बाद हमें वापस कैप्टन और जिनवू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक हंटर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला क्योंकि उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया है और उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड टेक्निक से उस स्टैचू के अटैक करने से पहले ही वो यहाँ से निकल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हंटर लाइट की स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जलाकर राख कर देता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर ये स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है, पर अगर ऐसा है तो उसने अभी तक सबको जिंदा क्यों रखा है। और जिसके बाद जिन्वू को स्टोन पर लिखे हुए नियम याद आते हैं और तभी वो समझ जाता है कि वो नियम असल में इस टेम्पल के ही हैं। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू उठकर खड़ा हो जाता है और रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुका लेता है। अब ये देखकर वो स्टैचू जिन्वू को कुछ नहीं करता और जिसके बाद जिन्वू बाकी सबसे कहने लगता है कि वो सभी अपना सर स्टैचू के सामने झुका ले क्योंकि इससे वो स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और जिसके बाद सभी लोग जिन्वू की बात मान जाते हैं और अपना सिर उस गॉड स्टैचू के सामने झुका लेते हैं और ये देखकर वो गॉड स्टैचू स्माइल करने लगता है। कितनी क्रीपी सी स्माइल है और जिसे देखकर उन सभी को लगने लगता है कि अब ये स्टैचू इन्हें कुछ नहीं करेगा। और जिसके बाद वो लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, पर तभी वो गॉड स्टैचू भी अपने थ्रोन से उठकर खड़ा हो जाता है और उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। और ये देखकर जिन्वू चिल्लाते हुए सबसे कहने लगता है कि हमें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी कि गॉड की तारीफ करनी होगी। अब ये सुनकर उनमें से एक कहने लगता है कि उसे गॉड की पूजा करना आती है और जिसके बाद वो ऐसा करने बैठ जाता है, पर हम देखते हैं कि ये सही वर्ड्स नहीं थे और ये देखकर वो स्टैचू उसे वहीं पर अपने पैरों तले कुचल देता है। और जिसके बाद वो वहाँ मौजूद एक और लड़की को भी अपने पैरों तले कुचल देता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर नहीं मरना चाहता क्योंकि उसकी फैमिली
भी उसका घर पर इंतजार कर रही है। पर हम देखते हैं कि पास ही खड़ा स्टैचू उसे 2 हिस्सों में काट देता है और ये देखकर जिनवू कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये वाला गॉड तो देखने में ही डेविल जैसा है। पर हम देखते हैं जिनवू फिर भी हार नहीं मानता और वो अपने आसपास मौजूद हर चीज में कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी दौरान वो नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचूज खड़े हैं उन सभी के हाथ में किसी न किसी तरीके के वेपन्स हैं। पर कुछ स्टैचूज ऐसे भी थे जिनके हाथ में हथियारों की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। और ये देखने के बाद जिनवू सभी से कहने लगता है कि सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे चलो। और ये सुनकर कैप्टन भी ऐसा ही करता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई वेपन नहीं थे तो वो उन पर हमला नहीं करता और वो वहाँ पर म्यूजिक बजाने लगता है। और किम भी ऐसा ही करता है जिससे कि वो सेफ हो जाता है। जिसके बाद जिनवू भी चूही को लेकर एक ड्रम वाले स्टैचू के नीचे पहुँच जाता है, पर वो स्टैचू कोई भी रिएक्ट नहीं करता। और ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि एक लोग ही एक स्टैचू के नीचे खड़े हो सकते हैं। और इसलिए जिनवू चूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो गलती से गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। पर फिर भी वो रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है और जिसके बाद वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। और सभी स्टैचू के म्यूजिक को सुनकर वो गॉड वापस अपने थ्रोन पर बैठ जाता है और गॉड की प्रशंसा करने का मतलब शायद यही था। जिसके बाद जूही जिनवू के पास आती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका एक पैर कट चुका था। और ये देखकर वो जिनवू के पैर को ठीक करने की कोशिश करती है और इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान पहुंचता है। जिसके बाद मिस्टर किम कैप्टन को ही इन सब का जिम्मेदार समझने लगता है। हालांकि उन सभी ने वोट से फैसला किया था, पर कैप्टन फिर भी माफी मांगने लगता है। और इन्हीं लोगों की आपस की बहस में हम देखते हैं कि उस टेम्पल के बीच में एक स्टेज सा बन जाता है और ये देखकर जिनवू समझ जाता है कि ये एक टाइप का ऑल्टर है जिसमें कि किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। और शायद तीसरा रूल यानी कि गॉड पर यकीन करने का मतलब भी यही है, यानी कि इनमें से किसी एक को अपनी जान की बलि देनी होगी। और ये देखकर किम कैप्टन की गर्दन पे तलवार रखते हुए कहने लगता है कि उसे ही अपनी जान की बलि देनी होगी और वैसे भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। पर जिनवू ये जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं थी, क्योंकि उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। और अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के करीब पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आग जलने लगती है और कैप्टन को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो आगे क्या करे। जिसके बाद जिनवू कहने लगता है कि वो ऑल्टर को और ज्यादा करीब से देखना चाहता है। जिसके बाद 2 हंटर उसे ऑल्टर के करीब ले जाते हैं और जिससे कि वहाँ 3 जगह और आग जलने लगती है। जिसके बाद जिनवू कैप्टन से पूछने लगता है कि अगर वो लोग यहीं पर इंतजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। जिस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब शायद ही कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा। और यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि 7 दिन के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरीके से खुल जाते हैं और जिसके बाद इसके अंदर के मॉन्स्टर उस पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में आने लगते हैं। और इसीलिए हंटर्स को 7 दिन के टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मारकर उस पोर्टल को बंद करना होता है। और जिसका मतलब ये कि अगर ये लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। और जिसके बाद हम दूसरी तरफ जिनवू की सिस्टर को देखते हैं जो कि संघ हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने जाती है और अपनी माँ से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी माँ कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिसके बाद हमें वापस से जिनवू और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू बाकी सबसे भी उस ऑल्टर के करीब आने के लिए कहने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। और जिसके बाद इनके पीछे भी एक ब्लू कलर की आग जलने लगती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। पर हम देखते हैं कि टाइम के साथ वो ब्लू वाली आग धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी दौरान जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो वहीं पर हिलना बंद कर देता है। और जिसके बाद जिनवू सभी से कहने लगता है कि वो लोग स्टैचूज पर नजरें गड़ाए रखे। पर एक लड़की जो कि बहुत ही ज्यादा डर गई थी वो वहाँ से तेजी से भागने लगती है और यहाँ से सही सलामत दरवाजे के पार चली जाती है और उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। और जिनवू यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होता है कि क्या ये दरवाजा कोई ट्रैप है या फिर सच में वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और जिसके बाद एक और हंटर जिनवू को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब यहाँ पर बस 4 ही लोग बचे होते हैं। और जिसके बाद जिनवू इन सभी को हिलने से मना करता है और उनसे कहने लगता है कि शायद ये ब्लू फ्लेम कोई टाइमर की तरह है और शायद इसके बुझने के बाद हम सभी को यहाँ से जाने दिया जाए। जिस पर किम कहता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा बंद हो जाए, क्योंकि किम को नहीं लगा था कि जिनवू जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। और जिसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करता है, पर उसकी भी फैमिली है और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता। जिसके बाद वो जिनवू से माफी मांगता है और फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है और अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और जिनवू रोने लगता है, लेकिन वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और जिसके बाद कैप्टन जिनवू और जूही से कहने लगता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं और वो यहाँ रुककर खुद अपनी बलि देगा और ये भी कि उसे इतने यंग लोगों को जरूर बचाना चाहिए। और वो जूही से कहने लगता है कि वो
जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाए। और हम देखते हैं कि जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपने पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। और जिसके बाद जिनवू कैप्टन से कहने लगता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए क्योंकि उसका पैर तो वैसे भी कट चुका है और अब वो चल नहीं सकता। पर जूही साथ रुकने के लिए तैयार थी, जिस पर जिनवू जूही को अपना मैजिक जेम देते हुए कहने लगता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाया, पर तुम इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकती हो। और जब वो बाहर आएगा तो जूही से बाकी के पैसे ले लेगा। जिसके बाद कैप्टन जूही को बेहोश करके उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर बस जिनवू ही बचा था जो कि यहाँ पर अकेले मरने वाला था। और उसके पास वहाँ पर एक तलवार पड़ी थी जिससे कि वो उन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, पर इतने जायंट बड़े बड़े स्टैचूज के सामने जिनवू की कुछ नहीं चलती और वो लोग अपनी तलवार से उसे यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। और इसी दौरान उसका एक हाथ कट जाता है और वो रोते हुए सोचने लगता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है पर वो नहीं बन सका, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक जिंदा रहा। और सभी लोग दोगले होते हैं और बस अपने बारे में सोचते हैं। उसकी भी अपनी फैमिली है जो कि उसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वो ही अकेला यहाँ पर मरने वाला है। और जिसके बाद जिनवू को ऑल्टर पर ले जाया जाता है और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची होती है और वो स्टैचू उसे मारने के लिए अपनी तलवार को उठाता है। और ये देखकर जिनवू सोचने लगता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। और इसी के साथ वो ब्लू फ्लेम्स भी बुझ जाती हैं। और जिसके बाद हमें अचानक से एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर कि लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं और अब आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। और जिसके बाद वो यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो इसकी रियल स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट होने वाली है और आखिर ये गेमिंग स्क्रीन का क्या चक्कर है ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।